गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु। और हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो 11th चैप्टर है वो हमारा चल रहा था, थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसमें हम 6 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बाद सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई जिसको बोलते हैं, और शिफ्ट इन सप्लाई कर बोलते हैं। वो ये सब बातें हमने अब तक डिस्कस कर ली। अब इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये बिल्कुल सेम है जो हमने डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ी थी बिगनिंग के चैप्टर्स में, उसी से मिलता जुलता है। बस यहाँ पर सप्लाई की इलास्टिसिटी की बात करेंगे, वहाँ पर हमने डिमांड इलास्टिसिटी की बात की थी। वहाँ पर भी प्राइस इलास्टिसिटी थी और यहाँ पर भी प्राइस इलास्टिसिटी ही है। इलास्टिसिटी क्या है ये मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, और मैं रिपीट कर देता हूँ। द टेंडेंसी ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी, टेंडेंसी ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब ये जो चेंज हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी की प्राइस की वजह से। दैट्स वाई वी से दिस टाइप ऑफ चेंज इज प्राइस इलास्टिसिटी। और किसके कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है? अगर डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में होता, जैसा कि उस चैप्टर में आपको बताया गया था, तो उसको हम बोलते प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो प्राइस में चेंज की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज हो रहा है वो सप्लाई में हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द चेंज दैट अकर्स इन द सप्लाइड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो चेंज जो होगा वो एब्सोल्यूटली नहीं होगा। एब्सोल्यूट चेंज का मीन्स ये है कि कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है और प्राइस चेंज होकर 15 रुपीज़ हो गई, तो एब्सोल्यूट चेंज जो है वो 5 रुपीज़ का हुआ। ओके, यहाँ पर हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं वो है परसेंटेज चेंज, यानी कि जो भी चेंज हुआ है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, उसको हम परसेंटेज में कंसीडर करेंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ इस डेफिनेशन को, आई रिपीट दिस कि because of percentage change in price, the percentage change that occurs in the quantity supplied of the commodity is called price elasticity of supply। किसी भी कमोडिटी की प्राइस में होने वाले परसेंटेज चेंज की वजह से उस कमोडिटी की सप्लाइड क्वांटिटी में होने वाला परसेंटेज चेंज क्या कहलाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is the measure of change in quantity supplied of a commodity due to change in its own price. Law of supply tells us the direction. Law of supply में हमने पढ़ा कि वो direction, वो दिशा in which supply will change as a result of change in own price of the commodity. कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज होने पर सप्लाइड क्वांटिटी किस डायरेक्शन में चेंज होती है, ये हमको लॉ ऑफ सप्लाई बताता है। और उसमें हमने क्या पढ़ा? अ फॉल इन प्राइस विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड राइज इन प्राइस विल लीड टू एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, राइट? बट इफ वी वांट टू मेजर द एक्सटेंट, लेकिन अगर हम उस सीमा को, उस लिमिट को मेजर करना चाहते हैं कि भाई ये किस लिमिट तक एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा सप्लाई का, तो वी हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ supply. Thus, price elasticity of supply is the proportionate change. Proportionate change भी बोल सकते हैं, percentage change भी बोल सकते हैं, same thing. तो क्या है? Price elasticity of supply is the proportionate change in quantity supplied consequent upon proportionate change in own price of the commodity। तो वही मतलब हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया था कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस में होने वाले परसेंटेज चेंज की वजह से उस कमोडिटी की सप्लाइड क्वांटिटी में होने वाला परसेंटेज चेंज कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
ओके, और इसका फॉर्मूला है आपका ES इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंबॉलिकली अगर हम बात करें तो लाइक दिस, ES इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q। डेल्टा इज द सिंबल ऑफ चेंज, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी और चेंज क्वांटिटी का जो डिफरेंस है अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, अगेन अपॉन डेल्टा P, इनिशियल प्राइस एंड चेंज्ड प्राइस का जो डिफरेंस है अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। इसको और सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा Q अपॉन एंड डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। दिस इज द फॉर्मूला टू मेजर इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। इस फॉर्मूले से हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल भी है जिसको मैंने अभी लाइव क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पर ये बात होगी डिग्रीज की। डिग्रीज में मैंने आपको जैसे डिमांड इलास्टिसिटी जब हमने पढ़ी थी प्राइस की, तो उसमें बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, यूनिटरी, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, और 2 हाइपोथेटिकल कंडीशंस भी थी जो कि जीरो इलास्टिसिटी और इनफाइनाइट इलास्टिसिटी की थी। तो वो पांचों कंडीशंस, वो पांचों जो सिचुएशंस है वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती हैं। देखिए कैसे। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इंडिकेट द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अज्यूमिंग द सप्लाई कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन। सप्लाई कर्व कैसा है? एकदम सीधी लाइन है। एंड पॉजिटिवली स्लोप, यानी कि स्लोपिंग अपवर्ड। We know that very well. We can specify 3 possible situations of elasticity of supply as in the following diagrams. देखिए, see, ये पहला डायग्राम है। x एक्सिस पर क्वांटिटी है, y एक्सिस पर प्राइस है। लाइन, जो कर्व की जो लाइन है वो O पॉइंट, जो 0 पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और सीधी जा रही है, इसमें कोई घुमाव नहीं है। तो अगर इस तरह का सप्लाई कर्व है तो ये बताता है किस तरह की इलास्टिसिटी की डिग्री कितनी है, 1, जिसको वर्ड्स में कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। ये कर्व की जो शेप है या स्लोप है ये बताता है कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, द सेम परसेंटेज चेंज अकर्स ड्यू टू दैट इन क्वांटिटी सप्लाई। मतलब 5% प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो 5% क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगी, 5% प्राइस डिक्रीज होगी तो 5% क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हो जाएगी। ओके। सेकंड, मोर इलास्टिक, ES is greater than 1. In this situation the supply curve starts from y axis, not from O point. y axis से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन सी क्लियरली द फ्लैटनेस ऑफ द सप्लाई कर्व इज कंपैरेटिवली मोर, थोड़ी ज़्यादा है, ये चपटा ज़्यादा है। तो ये बताता है कि प्राइस में होने वाला परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में होने वाले परसेंटेज चेंज से कम है। मीन्स एग्जांपल से समझाता हूँ कि प्राइस में परसेंटेज चेंज हुआ 5%, मतलब 5% प्राइस इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, और बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ 5% इन द प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस मोर देन 5%. Then we can say the elasticity of supply is more elastic or more than 1. Okay. Now come to the third degree. It is called less elastic. In this situation the supply curve जो है वो आपका थोड़ा सा वर्टिकल शेप में होता है, नॉट प्रॉपर एग्जैक्टली बट वर्टिकल होता है, और इसका जो एंड है वो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होता है उसका, उसको टच करता है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि प्राइस में होने वाला परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, और बिकॉज ऑफ दैट परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्रिएट्स लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब कहने का कि प्राइस में अगर 10% चेंज हुआ, मतलब प्राइस आइदर 10% इंक्रीज हुई या 10% डिक्रीज हुई, तो बिकॉज ऑफ दैट परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो क्वांटिटी सप्लाइड में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो लेस देन 10% आएगा। इधर तो 10% इंक्रीज हुई प्राइस, बट इधर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 7%, 8%, 9%, 5%, मतलब 10 लेस देन 10 इंक्रीज होगी। तो इन दिस सिचुएशन वी कैन से द इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 और लेस इलास्टिक।
और इसके अलावा जो दो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं वो है ES equal to 0. In such situation the supply curve is a vertical straight line or parallel to y axis. In this situation प्राइस चाहे कुछ भी हो OP1 और OP2 इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स कांस्टेंट. बट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, दूसरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है इमेजिनरी, दैट इज ES equal to infinite. In this situation the supply curve is an horizontal straight line, or we can say the supply curve is parallel to x axis. The price is constant OS, and on this price the producer can sell any quantity of the commodity OQ or OQ1 or OQ2. प्राइस सेम रहेगी, और अगर प्राइस को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाता है, डेविएट किया जाता है, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या हो जाएगी, जीरो. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, दिस परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, एंड दिस वन लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक. दिस इज मोर इलास्टिक और इलास्टिक, एंड दिस वन जिसमें इक्वल चेंज होता है, इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 डिग्रीज हैं इलास्टिसिटी की. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि भाई पर्टिकुलर कमोडिटी की जो सप्लाई है, सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी होगी, मोर होगी या लेस होगी. तो यूनिटरी तो नहीं, मोर और लेस के यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी, जो सप्लाई की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 होगी या लेस देन 1, इसको कौन डिसाइड करता है. तो नंबर 1, नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड. The elasticity of supply depends on the nature of input used for the production of a of the commodity. If commonly available inputs are used, अगर उसके inputs कच्चा माल वगैरह easily available हो जाते हैं तो supply will be elastic. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जब चाहे सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इनपुट्स हैं, वो ईजिली अवेलेबल हैं. लेकिन इन केस अगर इनपुट्स ईजिली अवेलेबल नहीं है तो इसको सप्लाई को ईजिली कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता. सेकंड इज नेचुरल कांस्टेंट, प्राकृतिक बाधाएं. इसमें इन्होंने टीक वुड का, जो इमारती लकड़ी होती है, उसका एग्जांपल दिया है कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो नेचर की तरफ से हमको मिलती हैं, वो अपना एक जो उनका टेन्योर होता है, पीरियड होता है, टाइम होता है, वो पूरा लेती हैं, और प्राइस चाहे कितना ही इंक्रीज क्यों ना हो जाए, हम चाहकर भी उनकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते. जैसे इफ़ वी विश टू प्रोड्यूस मोर टीक वुड, तो इट विल टेक ईयर्स ऑफ प्लांटेशन बिफोर इट बिकम्स यूजेबल. मतलब 5 साल 10 साल का जो भी टाइम पीरियड है वो तो आपको देना ही पड़ेगा. प्राइस चाहे आप 10 गुना 50 गुना कितने ही क्यों ना बढ़ा दें, आपकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती. थर्ड इज रिस्क टेकिंग. अगर एंटरप्रेनर जो है रिस्क टेकर है तो वो हायर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. इन सच सिचुएशन द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक. लेकिन अगर एंटरप्रेनर मतलब प्रोड्यूसर जो है वो रिस्क टेकर नहीं है, वो सेफ गेम प्लेयर है, तो ऐसी कंडीशन में वो लिमिटेड प्रोडक्शन करेगा, और इन सच सिचुएशन द प्राइस विल बी इनइलास्टिक. हम उसको प्रोड्यूसर जो है मर्जी से जब चाहे कम ज़्यादा नहीं कर सकता है. उसके बाद है नेचर ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी की नेचर क्या है? पेरिशेबल गुड्स जो होती हैं, जैसे दूध, घी, मक्खन, गुड्स, क्या नाम से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो पेरिशेबल होती है, यानी कि जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, उनकी सप्लाई जो है वो ड्यूरेबल गुड्स, जो लकड़ी, लोहे के सामान होते हैं, उनके कंपैरिजन में लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि हम इनको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन में कॉस्ट ज़्यादा आती है तो ऐसी कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो भी लेस देन 1 होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को ज़्यादा कॉस्ट को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में वो सप्लाई को मर्जी से जब चाहे जितना चाहे इंक्रीज नहीं कर सकता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है तो फिर उस कमोडिटी की सप्लाई जो है वो इलास्टिक होगी. नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है टाइम फैक्टर. शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को हम इंस्टेंटली कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम सप्लाई को एकदम से बढ़ा या घटा सकें. तो इन द शॉर्टर पीरियड द इलास्टिसिटी ऑफ एनी कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक, बट इन द लॉन्ग पीरियड प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट टाइम होता है, वो सप्लाई को जितना चाहे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. तो इन द लॉन्गर पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. एंड द लास्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. अगर कमोडिटी का प्रोडक्शन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से हो रहा है,
जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कम लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत ही कॉस्टली जिसे हम कह सकते हैं प्रोसेस है, तो ऐसी कमोडिटीज़ की सप्लाई को इंस्टेंटली हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम पीरियड या उसका जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें टाइम लगता है। तो हम चाहकर भी अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी हम उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। बट ईजीली प्रोड्यूस होने वाली जो गुड्स हैं, जिनकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसी गुड्स की सप्लाई को ईजीली कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ऐसी गुड्स की जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्वेश्चंस चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। कल जो है हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।